हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, याद तो होगा आपको। हम लोगों ने किया था लेंस मेकर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। मैं एक कंप्लीट सेशन और जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लेकर आऊँगा। तो एक बार फिर से मैं ओपी मिश्रा आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ रे ऑप्टिक्स में। और आज हम लोग करेंगे प्रिज्म प्रिज्म फॉर्मूला, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इन सब का डिस्कशन आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, प्रिज्म। ये प्रिज्म होता क्या है, क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म? आपने देखा होगा कि लैब में भी देखा होगा, स्कूल वगैरह में कई बार तो बच्चे वगैरह घर पे भी रखते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, थ्री सरफेसेज होते हैं, थ्री फेसेज होते हैं लेटरल, तीन ओवरलैप किया हुआ होता है सरफेसेज जो होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कैसे होते हैं वो देखो, मैंने इसे दिखाया, मैं पहले टॉप व्यू दिखा रहा हूं इसका, कुछ ऐसे है ये रहा हमारे पास, इसको नीचे मैंने दिखाया ऐसे, ये फिर यहां से एक फेस दिखाया, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, और ये बैक का पार्ट है ये वाला, तीन फेसेज। साइड वाला फेस देखोगे तो एक फेस आपको ये दिखाई देगा जिसे मैं शेड कर रहा हूं, एक फेस मैंने ये दिखा दिया, ये एक फेस है। सेकंड फेस आपका ये वाला है, मैं ऐसे ही से शेड कर देता हूं, ये दूसरा। और जो थर्ड है हमारे पास वो पीछे साइड है, जैसे मैंने यहां पे लिया पी क्यू आर एस एम एन। तो एक फेस हमारे पास, आपके पास क्या, एम क्यू आर एन, एम क्यू आर एन, एक फेस हमारे पास ये है। सेकंड फेस हमारे पास क्या, ये वाला जो सेकंड सेट किया है मैंने वो देखो, जो दूसरा है हमारे पास, ये आपके पास एक आ गया फर्स्ट फेस, और सेकंड फेस मैंने इसे बोल दिया पी क्यू एन एस, पी क्यू एन एस, ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड फेस होगा इसका। ठीक है, और थर्ड जो है, ये जो स्क्वायर टाइप का पीछे से दिख रहा है, 3D रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली पी क्यू आर एस, ये हमारे पास क्या है, थर्ड फेस। ये तीन फेसेस मैंने आपको प्रिज्म के दिखाए हैं यहाँ पे। और ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, ये टॉप पी क्यू एम, ये हमारे पास टॉप का फेस है, और नीचे क्या है, एस आर एन, ये हमारे पास बॉटम वाला फेस है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म हमारे पास क्या होता है बच्चे, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास पीस हैविंग थ्री lateral surfaces, थ्री लेटरल सरफेसेज, इसके क्या होंगे, तीन सरफेसेज होंगे, थ्री लेटरल सरफेसेज हैं। अब देखो, जब तीन लेटरल सरफेसेज हैं और लेटरल सरफेसेज के बीच में जो एंगल होता है, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारे पास होता है द एंगल बिटवीन two lateral surfaces of prism is called angle of prism, इसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। दैट मीन्स यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये पॉइंट तो M है, ये वाला एंगल जो दो फेस के बीच का एंगल होगा, ये दिख रहा है ना, दो फेस में हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एंगल ए, यूजुअली इसे हम लोग एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, एंगल ऑफ
प्रिज्म को। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या होता है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो देखो, वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और इसका जो है ना यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। और ग्लास मटेरियल जो अंदर बने हुए होंगे वो एक ही मटेरियल का और यूनिफॉर्मली होगा। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशन, जैसे हाफ हमने कोई और कलर, हाफ कोई और कलर और कोई और कलर, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म हमें लेना है। ठीक है, मटेरियल यूनिफॉर्मली अंदर होंगे। ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ग्लास प्रिज्म होगा। ठीक है, अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा आपको ग्लास प्रिज्म। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो बच्चों। उसके बाद है हमारे पास क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम लोगों ने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किया, हम लोगों ने लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन किया। आज हम लोग जो रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं वो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे। आओ बच्चों देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मैं यहीं पे रब कर देता हूं, एक डेरिवेशन आ जाएगी यहां पे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब देखेंगे हम लोग अभी अभी। ये देखो हमारे पास है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे होगा। ये देखो बच्चे, अब मैंने ग्लास प्रिज्म को ऐसे दिखाया, ये हमारे पास एक ग्लास है, प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। तीन लेटरल सरफेसेस ए बी सी, एक ए बी, एक ए सी और ये बी सी, ये तीन सरफेसेस हैं इसके। मैंने क्या किया, यहां से लाइट रे को इंसिडेंट कराओ। ये लाइट रे को मैंने भेजा कुछ ऐसे, यहां से दिखा देते हैं। ये लाइट रे कुछ ऐसे इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल, सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना। रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये बेंड करेगा क्या, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा दिया। ओरिजिनल पाथ तो इसका ये रहा, जो दिखाई दे रहा है कि लाइट रे ओ से कहां पे जाता, पी पे, और पी से कुछ ऐसे इसका पाथ है। बट रेंसर से डेंसर, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये क्या करेगा, बेंड करेगा। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड सरफेस से हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, मैंने ऐसे दिखाया, ये ठीक है, पी ओ पी, इसको मैंने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया। अब डेंसर से रेयरर जा रहा है तो डेंसर से रेयरर में हमारे पास क्या होता है, लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इसका ओरिजिनल पाथ हमारे पास ये है, बट लाइट रे किधर जाएगा, अवे जाएगा। मैंने लाइट रे को अवे दिखा दिया, यानी क्यू से आर की तरफ दिखा दिया। ठीक है, ये रास्ता नहीं भटकता, हम और आप भटक जाते हैं। ठीक है, बट ये अपने स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। अब ये देखो, अब इसे हमने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहां पे आ रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है ना। इसे हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, ये कुछ यहां पे, ये देखो, ये हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं, चलो इसे हम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे दिखा दिया, फिर हम लोग इसे प्रोड्यूस कर देंगे,
बैकवर्ड डायरेक्शन में अब ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब डायग्राम अच्छा बन गया, खूबसूरत डायग्राम है जी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ओ पी क्यू आर, ये पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने कोई एम चलो ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेंशन करो, ये आई है बच्चे। सपोज करो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, R1। ये यहाँ पे जिस एंगल से इस फेस को इंसिडेंट कर रहा है AC को, मैंने इसे बोल दिया R2। और जिस एंगल से नॉर्मल के साथ ये निकल रहा है, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, जो मैंने ओरिजिनल पाथ से डेविएशन दिखाया था, ये पॉइंट Q है ही है, मैं इसको दिखा देता हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस R। एंगल ऑफ इमर्जेंस को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। कई जगहों पे आप स्मॉल e भी देखोगे, आपको जो भी इच्छा है आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई वेरिएशन उसमें नहीं है। बस ये है आपको समझना क्या है, और वहां पे मेंशन कर देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। अब देखो बच्चे, तो ये जो आया ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, O से P, P से M, कुछ ऐसे स्ट्रेट चला जाता, बीच में आ गया प्रिज्म, उसने क्या किया, इसके पाथ को ही चेंज कर दिया। अब वो इधर से निकल रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस करोगे तो वो M पे मिलेगा, तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास क्या आएगा, कोई डेल्टा आएगा। मैंने वहां पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया है। यह है एंगल ऑफ डेविएशन, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों के बीच का एंगल है प्रोड्यूस करने पे। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्लियरली विजुअल हो जाता है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे पास क्या होगा। तो आओ देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या है, यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, इस टॉपिक में शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे। क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, द एंगल बिटवीन प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा, ठीक है, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, आओ बच्चों देखते हैं, ये जो एंगल है ये वो क्या होगा, ये एंगल और इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल, दैट इज, तो ये निकालना कौन सा वो है। अब देखो ये आई है, ये भी टोटल क्या होगा, यहां से यहां तक आई होगा, ये आई होगा ऐसे टोटल, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है वो R1 है, तो ये पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, I माइनस R1 आ जाएगा। वैसे ही ये देखो ये R है, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल टोटल क्या होगा, ये भी R होगा, बट उसमें से ये जो एंगल है ये हमारे पास R2 है, ये वाला, तो ये जो एंगल है मैं इधर दिखा देता हूं, वो R माइनस क्या हो जाएगा, R2। इससे हमने क्या किया, इंटरनल एंगल का पता कर लिया कि वो दोनों एंगल क्या होंगे। तो डेल्टा जो आएगा हमारे पास I माइनस R1 प्लस R माइनस R2, तो डेल्टा क्या लिखोगे, I प्लस R माइनस R1 R2 को साथ में रख लो, R1 प्लस R2। चलो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। अब देखना इन ट्रायंगल PQN में देखते हैं, इन ट्रायंगल PQN, ये देखो बच्चे R1 R2 और एंगल A,
किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। पढ़ा है ना, बचपन से हम लोग यही करते आ रहे हैं। 9th 10th 11th अब 12th है। पी क्यू एन, तो आप क्या लिखोगे? एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो, इसको मैंने चलो सेकेंड बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को। देखो APNQ, इन क्वाड्रिलेटरल APNQ, इसमें देखते हैं क्या है। APNQ में जो 4 एंगल्स गिवन हैं, इन सारे एंगल का सम हमारे पास क्या होगा? 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जितने एंगल हैं सारे का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। उसमें से ये देखो, जो एंगल P यहाँ पे है, ये इस सरफेस के साथ ये नॉर्मल है। क्वाड्रिलेटरल ये नॉर्मल बना रहा है ना। जो AB के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। जो PN है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। और यहां पे भी जो है QN वो परपेंडिकुलर है, ये भी 90। तो इन दोनों का जो सम आ जाएगा A और N, ये दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों तो 180 आ गया, तो इन दोनों का भी सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। चलो इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। फर्स्ट, सेकंड और वो आ गया थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से देखो, ये भी 180 डिग्री, वहां भी 180 डिग्री। मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों से इक्वेट कर दो। यहां पे है सेकेंड R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, एंगल R1 एंगल R2 प्लस एंगल N इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल N। ये रहा एंगल A एंगल N। एंगल N से एंगल N कैंसिल, ये आ गया R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू एंगल A। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। मैं चलो इसे इक्वेशन A बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, देखा, जो अंदर का एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए R1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए R2। ठीक है, जो 90 बनाया था वो मैं अब रिमूव कर देता हूं यहां से। समझ में आ ही गया आपको। अब देखो, एक रिलेशन ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन A टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या आ जाएगा? I प्लस R माइनस एंगल A। चलो इसको मैंने B नाम दे दिया। A एंड B इक्वेशन। यहां पे R1 प्लस R2 एंगल A, डेल्टा I प्लस R माइनस एंगल A आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? हमें यह देखना है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने किसके टर्म में लिखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में ये रिलेशन लिखा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज आएंगे। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहता हूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू। ठीक है, ये बाहर का आपका एयर है। ठीक है, जी लिखना चाहते हो ग्लास का, तो चलो म्यू जी लिख देता हूं। हम लोग क्या करेंगे? पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यहां पे कैसे यूज करते थे? याद है ना, बहुत यूज किया है।
जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये किसके इक्वल होगा? जिस मीडियम में लाइट रे गया किस में? ग्लास में गया, तो ये देखो ग्लास में आ गया, इनटू हमारे पास क्या आ गया? साइन R1, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद स्मॉल एंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर वेरी स्मॉल I एंड R1 क्या आ जाएगा? साइन I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I एंड साइन R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1। ये लिख दिया बच्चे। अब यहां पे लिख डालो म्यू A इंटू I इक्वल टू म्यू G इंटू R1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, I इक्वल टू बस ओनली म्यू J अपॉन म्यू A। एयर का तो वैसे 1 होता है, एयर की ले रहे हैं तो रिलेटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को मैंने म्यू लिख दिया, म्यू R1। ठीक है, यहाँ पे भी R1 लिख देते हैं, ये टर्म आ गया। वेयर मैंने लिख दिया म्यू GA को हमने क्या बोल दिया? म्यू बोल दिया से। ठीक है, इसे मैंने म्यू बोल दिया, तो I हमारे पास क्या आ गया? म्यू R1। एक रिलेशन ये हमारे पास आया, इसे मैंने नाम दे दिया थर्ड। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये सब इक्वेशन माइंड में रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर से स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं क्यू पॉइंट पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट क्यू। अब क्यू पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं लेफ्ट वाला पार्ट ना थोड़ा रब करता हूं, इसकी जरूरत है मुझे। ठीक है, बोर्ड फिल हो गया है और जो इक्वेशन मैंने लिखे हैं उसकी भी जरूरत है। नोट कर लिया होगा आपने इसे। उसके बाद देखो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, फिर हमारे पास एक रिलेशन आएगा। क्यू पे अब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रहा है, दैट इज म्यू G इंटू साइन R2, एयर में जा रहा है म्यू A साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर में है और साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट यहां पे भी वैसे ही है, जिस एंगल से इंसिडेंट किया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लास। फॉर वेरी स्मॉल R2 एंड R, दोनों जब वेरी स्मॉल होंगे तो साइन R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ गया? R2। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 एंड साइन R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। देन अब इसे क्या लिख दोगे बच्चे? म्यू G साइन R2 इक्वल टू म्यू A, आई लिख देते हैं, स्टेप बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ये R2 आ गया और म्यू A R आ गया, तो R2 इक्वल टू हमारे पास R ही लिखते हैं, R इक्वल टू आ जाएगा क्या? म्यू G अपॉन म्यू A इंटू R2। म्यू A को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, इसे लिख सकते हो म्यू G A और R2 आ गया, और इसी को मैंने लिख दिया म्यू इंटू R2। ये इक्वेशन 4 आ गया, ये है ना, लिख रखा है ना, म्यू GA म्यू ही लिख दिया मैंने। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को म्यू ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो I प्लस R की वैल्यू क्या आ गया? I प्लस R आ गया म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। अब देखो
R1 प्लस R2 हमारे पास क्या है, एंगल ए के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I प्लस R इक्वल टू एंगल ए, बिकॉज R1 प्लस R2 जो होता है एंगल ए है हमारे पास। मैंने इक्वेशन ए में ऑलरेडी बॉक्स इसलिए बना दिया है कि आपको हाईलाइटेड रहे। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे आए थे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो फटाफट पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ रब करके। अब जब हमारे पास I प्लस R1 प्लस R2 एंगल है तो I प्लस R एंगल A आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन बी में, ठीक है। बी इक्वेशन ये पार्ट में रब कर रहा हूं इधर का, इक्वेशन बी ये रहा, यहीं तक रब करता हूं पहले। इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एक्चुअली, तो मैंने सिर्फ यहीं तक जो है वो रब किया है। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ, क्या करना है हमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ I प्लस R, I प्लस R इक्वल टू एंगल ए इन, इस पे भी मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स दे देता हूं यहाँ पे, I प्लस R एंगल ए आ गया, इसे मैं C बोल देता हूं। I प्लस R इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट, दोनों हमारे पास क्या आ गए, I प्लस R एंगल दोनों का सम जो है वो एंगल A के इक्वल आ गया, ठीक है। I प्लस R एंगल A इन इक्वेशन बी में डाल देते हैं, बी, तो डेल्टा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, I प्लस R को क्या लिखोगे, म्यू इंटू एंगल ए माइनस ये क्या है, एंगल ए, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ए। ये देखो बच्चे हमारे पास डेविएशन डेल्टा आ गया, यानी डेविएशन के हमारे पास दो रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आर माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में, और दूसरा किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एंड किसके टर्म में, एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन है इंपॉर्टेंट, और हमारे पास I प्लस आर भी एंगल ए के इक्वल आया है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं ये वाला पार्ट जो है वो मैं रब करता हूं यहां पे। इसके बाद जो हम लोग करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता चल गया, फिर माइंड में आता है कि भाई मिनिमम डेविएशन क्या होता है। हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए और प्रिज्म फॉर्मूला भी चाहिए, दोनों को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। प्रिज्म फॉर्मूला को और मिनिमम डेविएशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, टोटल ही रब कर देता हूं डायग्राम को छोड़ करके, ठीक है, और फिर वहां से एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ प्रोसीड करते हैं फटाफट। हरे कृष्णा। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन देखेंगे कि कितना तक डेविएट होता है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं मिनिमम डेविएशंस के लिए, और वो मैं डेरिवेशन आप लोगों को प्रूफ करके भी अभी दिखाऊंगा कि डेरिवेशन हम लोग लेते कैसे हैं, डेविएशन में कंडीशंस कौन कौन से लेते हैं और क्यों लेते हैं। ये देखो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म के फॉर्मूले जो हैं वो डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी हैव डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आर माइनस एंगल है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। हमने क्या किया,
कि भाई देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, तो चलो ये है फॉर डेविएशन टू बी मिनिमम, ये डेल्टा हमारे पास मिनिमम हो फॉर दिस हमारे पास होगा I इक्वल टू आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों वैल्यू जो होगा ना, ये दोनों ही हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेम लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी तरफ से ले रहे हैं, ये होगा ही होगा। ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। I इक्वल टू आर आ गया। ये कैसे आया, मैं यहां पे नोट में मेंशन करता हूं। ये देखो I प्लस आर है, मैंने यहां पे लिखा रूट आई स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर। फिर इसमें मैं ऐड करता हूं अपनी तरफ से 2 रूट आई इंटू रूट आर। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करोगे आई ही रह जाएगा, रूट आर का स्क्वायर करोगे आर रह जाएगा, 2 रूट आई माइनस फिर मैंने क्या किया 2 रूट आई रूट आर लिख दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, हमारे पास टर्म वही रहे। अब क्या करो, इसे और इसे साथ में रखा, रूट आई माइनस रूट आर होल स्क्वायर प्लस 2 रूट आई इंटू रूट आर लिख दिया। अब देखो आपके पास ये वैल्यू मिनिमम, इसे हम मिनिमम चाहते हैं, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आया है ये स्क्वायर है, किसी टर्म का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि वो निगेटिव में नहीं हो सकता, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं लेते किसी भी स्क्वायर का। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, करना क्या है भाई, यहां पे आओ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर I प्लस आर टू बी मिनिमम, हमारे पास ये वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट आई प्लस रूट आर का जो होल स्क्वायर होगा, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, सिंस, इसको मैं रब कर देता हूं, सिंस रूट आई प्लस रूट माइनस रूट आर स्क्वायर, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल, यही होगा। तो फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए, रूट आई माइनस रूट आर होल स्क्वायर, वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0, दैट इज क्या आ जाएगा बच्चे, रूट आई माइनस रूट आर, ये 0 आ गया, इंप्लाइज रूट आई इक्वल टू रूट आर, दैट इज आई इक्वल टू आर। देखो आ गया, जो मैंने यहां पे कंडीशन लिखा था कि आई हमारे पास आर के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये नोट का पॉइंट हमारे पास खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा मिनिमम, देन डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा, ये I प्लस आर, ये हमारे पास क्या है, कौन सा इक्वेशन था ये, चलो मैं यहां पे 1 से लेकर काम कर लेता हूं, ठीक है। डेल्टा मिनिमम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिंस I इक्वल टू आर एंड डेल्टा इक्वल टू I प्लस आर माइनस एंगल ए, फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए डेल्टा मिनिमम मैं लिख देता हूं I प्लस आई माइनस एंगल ए, ठीक है। ये डेल्टा मिनिमम आ गया, आई एंड आई ऐड होकर के क्या आ जाएगा, 2i, क्या हो जाएगा ऐड होकर के 2i, तो 2i माइनस एंगल ए डेल्टा मिनिमम, 2i इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए, इंप्लाइज i की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, ये हमारे पास एंगल आई आ गया।
ऑल्सो R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए है। ऑल्सो इसके लिए और हमारे पास क्या होगा, R1 इक्वल टू R2। जैसे हमने दिखाया IE के इक्वल, वैसे ही R1 और R2 ये भी दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, R1 इक्वल टू R2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए है, इम्प्लाइज R1 प्लस R2 एंगल ए। तो क्या आ जाएगा, 2R1 इक्वल टू एंगल ए, इम्प्लाइज R1 की वैल्यू एंगल ए बाई 2। ये देखो I आ गया एंड R1 आ गया। अब स्नेल्स लॉ P पॉइंट पे पता है ना। नाउ हमारे पास क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। स्नेल्स लॉ लगाया इस P पॉइंट पे, पहले भी मैं लगा चुका हूं, वहां से भी देख सकते हो। यहां पे मैं I और R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन एंगल ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। अब मैं इसे रब करता हूं। ठीक है, अब मैं डायग्राम को भी हटाता हूं। प्रिज्म फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रिजल्ट आपने देख लिया क्या होता है। ठीक है, अब और इससे रिलेटेड इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। यानी एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, I प्लस आर एंगल ए। डेल्टा किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड बताओ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो रिलेशन हमारे पास हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी एक बार फिर से देखो, हमारे पास है अब फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। तो एक तो देखो डेल्टा इक्वल टू I प्लस आर माइनस एंगल ए है। एंगल ए तो फिक्स होता है किसी भी प्रिज्म के लिए, तो उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, वो बोलना ठीक नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एक ये है, और दूसरा रिलेशन म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ए है। ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो आप क्या लिखोगे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ठीक है, और वो होता क्या है वो भी मैं आपको अभी बता ही देता हूं। ठीक है, पहले भी आ चुका है। म्यू इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को कॉशीज रिलेशन के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हो गया बच्चे? तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारे पास डिक्रीज करेगा। और यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है किसमें? डिस्पर्सन ऑफ लाइट में। ठीक है, वो हम लोग अभी करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसे ही मैं अभी ये टॉपिक फिनिश करता हूं जो चल रहा है। वो रिलेशन बड़े काम का है, वो याद रखना। यही रीजन है कि रेड हमारा डेविएशन कम होता है, तो इसके ऊपर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग किस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला में देखो नाउ, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता था, अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया इसे। जो डेल्टा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया प्रिज्म का, वो था साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। ये टर्म हमारे पास है। अब इसे किसी मीडियम में डाल दो। ठीक है, एयर में था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखते थे, या फिर आप इसे हटा करके डायरेक्ट म्यू ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब किसी मीडियम में डाल दोगे तो आप क्या लिखोगे? व्हेन इट इज केप्ट इनटू अ मीडियम, देन अब हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे? मीडियम साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साइन ऑफ एंगल ए बाई 2। और ये टर्म क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए बाई 2। ये कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो क्यों ना मैं इसे स्पीड के टर्म में भी लिख दूं। ठीक है, वो भी रिलेशन देख लेते हैं। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट। तो इसको मैं लिखता हूं क्या? स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में है, यहाँ पे क्या है? ये ग्लास में है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है, c इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास हमारे पास होता है उसे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन यही था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको मैंने लिख दिया सी नॉट, म्यू जी को लिख दिया सी नॉट अपॉन सी जी, जो ग्लास में होगा। और मीडियम का क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे तो सी नॉट अपॉन सी जी अपॉन क्या आ जाएगा? सी नॉट अपॉन सी एम, विच इज इक्वल टू सी नॉट कैंसिल, सी एम अपॉन सी जी आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन आ जाएगा हमारे पास क्या? साइन ऑफ एंगल ए अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये स्पीड के टर्म में रिलेशन आया। ठीक है, और यहीं से हम लोग कहाँ की तरफ अप्रोच करेंगे? वो अप्रोच करेंगे वेव लेंथ के टर्म में। आप इसे नोट कर लो, मैं ये रब करता हूं और दिखाता हूं उसके टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे। वेवलेंथ के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा? Cm को क्या लिखोगे? लैम्डा m इंटू न्यू अपॉन, ग्लास के लिए भी क्या लिखोगे? हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ग्लास इंटू न्यू साइन डेल्टा मिनिमम
प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी कैंसिल, ये जो रिलेशन आ गया लैम्डा मीडियम टू द लैम्डा ग्लास इक्वल टू साइन ग्लास नॉट हैंडला ग्लास, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए अपॉन 2 आ गया। ये हमारे पास वेवलेंथ के टर्म में प्रिज्म फॉर्मूला आ गया। आगे अच्छे तरीके से समझ में, फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ। प्रिज्म फॉर्मूला का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ग्राफ भी देख लेते हैं बच्चों। ग्राफ क्या आएगा इसका, ग्राफ इसके मिनिमम डेविएशन के साथ ग्राफ देख लेंगे, फिर इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस, टॉपिक फिनिश। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस समझते जाओ, रिजल्ट तो यूं आते जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास, ये देखो इधर मैंने दिखाया क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ये है हमारे पास, इधर दिखाया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और इधर दिखाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दिया बच्चों। इसका ग्राफ देखो कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटली है, ये ग्राफ ऐसे आता है, ये ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ये कब है, ये मिनिमम डेविएशन है, सबसे कम है हमारे पास यहाँ पे, ये मिनिमम डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो आ जाएगा वो डेल्टा मिनिमम। और ये कब होता है, जब I इक्वल टू R मैंने दिखाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल है। उसके बाद देखो कि जो दो एंगल हैं, कोई भी ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो ये मैंने ले लिया क्या, R1 जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1, और इधर मैं एक ले लेता हूं R2, ये हमारे पास R1 R2 अलग पॉइंट पे ये है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ग्राफ है हमारे पास वेरिएशन का, जहां पे और R1 प्लस R2 का सम दोनों किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। तो मिनिमम डेविएशन हमारे पास क्या आया और क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो कुछ। ठीक है, ये नॉर्मल डेल्टा के लिए है। तो ये हमारे पास वेरिएशन भी आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट कर लो आप इसे। अब कॉज ऑफ डेविएशन में ये तो आ गया, ठीक है, ये हमने प्रिज्म की बात कर ली। ठीक है, अब देखो माइंड में आता है एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसे बोर्ड को अब मैं रब कर लेता हूं, सारा साफ कर लेता हूं मैं बोर्ड को। प्रिज्म टॉपिक, बहुत आनंद आया होगा आपको इस टॉपिक में, होप सो। बस थोड़ी मेहनत आप भी करते रहो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान पा नहीं सकता, बस बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उसके पीछे लगे रहो, और जिंदगी में अपने चांस मत खोना कभी भी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास है कुछ प्रॉब्लम, जरा दिखाता हूं मैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन आएंगे, एक दो मैं दिखाता हूं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ऐसा है
कि एक ग्लास प्रिज्म है, ये देखो मैं डायग्राम से ही क्वेश्चन समझा देता हूं। एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 3√2/4। चलो इसका नॉर्मल ही ले लेते हैं। इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यूजुअली 1.5। इसका एक साइड जो है ना वो लिक्विड से कवर कर दिया, ये लो, इसका एक फेस जो है वो लिक्विड से कवर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो है 3√2/4। ये इस लिक्विड का है और ये इस ग्लास का है 1.5 आपसे। और एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारे पास क्या, ये जो है वो है 75 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या है 75 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ यहां पे, कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया और फिर ऐसे गया, तो यहां पे इसका TIR हो जाए। समझ में आया, क्या हो जाए हमारे पास TIR, ठीक है। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी दूसरे मीडियम में हमारा लाइट रे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा। तो कैसे करेंगे बच्चे, कुछ माइंड में आ रहा है, अटेम्प्ट ले सकते हो, पॉज करके लो। देखो मैं इसे करता हूं, कैसे करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन का फॉर्म भी लिख देता हूं। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म इज कवर्ड, यहां पे हमें छोड़ो, क्वेश्चन तो मैं समझा ही चुका हूं, लिखने का फायदा नहीं है। आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू विच A, B, C, ड्यू टू विच TIR takes place from the surface AC से TIR हो जाए, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए। TIR फ्रॉम, या ऐसे भी बोल सकते हो, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू विच नो लाइट गोज टू द लिक्विड, यानी उस लिक्विड में कोई भी लाइट नहीं जाना चाहिए, लिक्विड में कोई लाइट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं जी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस मीडियम में जब लाइट रे नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है कि लाइट रे को ना ऐसे ही ग्रेज करा दो इस सरफेस पे ही मैंने ग्रेज करा दिया ऐसे, उसके बाद से वापस इसी में रह जाएगा। यहां पे मैं ऐसे नॉर्मल दिखा देता हूं लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे क्या है 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने OPQ बोल दिया, ठीक है जी। तो मैं Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करता हूं और सोल्व करते हैं इसे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट Q। तो क्या आ जाएगा बच्चे, म्यू जी इंटू साइन, क्या ले लूं यहां पे एंगल, ये R1 होता है, ये R2 ले लेता हूं, ये हमारे पास R है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया म्यू साइन R2 इक्वल टू म्यू लिक्विड इंटू मैंने क्या ले लिया साइन 90 डिग्री। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है भाई 1.5 साइन R2, लिक्विड का है 3√2/4 इंटू 1 आ गया। 1.5 का मतलब क्या है 3/2 साइन R2 3√2/4। 2 से ये कैंसिल होकर 2 आ गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज साइन R2 क्या आ गया √2/2। तो साइन R2 इज इक्वल टू √2, इस 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, 1/√2
2 साइन R2 आ गया साइन 45 डिग्री। R2 की वैल्यू हमारे पास आ गया 45 डिग्री। चलो एक एंगल तो पता चल गया R2, ठीक है। हमें यहां से पहुंचना है R तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस I ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। R1 R2 और I तक। ये देखो R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल ए के इक्वल होता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 वी हैव R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए। R1 प्लस ये हमारा आ गया 45, एंगल ए क्या है 75। R1 आ गया 75 डिग्री माइनस 45 दैट इज 30 डिग्री। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। जब R1 30 आ गया तो मैं यहां पे स्नेल्स लॉ यूज कर दूं, उससे भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो P पॉइंट पे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू एयर का है इंटू साइन I ग्लास का इंटू साइन R1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 की वैल्यू यहां पे भी पुट करेंगे। तो ये टर्म जो आ गया एयर के लिए 1 ले लिया, साइन I ग्लास का 1.5 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन I 1.5 इंटू 1/√2। 1.5 क्या है जी, 3/2 इंटू 1/√2। साइन I आ गया अपने पास 3/2√2। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/2√2। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास साइन इनवर्स 3/2√2 के इक्वल आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आप इसे नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। कर लिया, समझ में आ गया बच्चे अच्छे तरीके से। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, सेकंड है हमारे पास, वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखो मैंने इरेज कर दिया। एग्जाम्पल 2 वो है हमारे पास क्या, एक प्रिज्म है हमारे पास, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। यहां से एक लाइट रे को कुछ ऐसे इंसिडेंट किया गया, कुछ ऐसे इंसिडेंस किया गया है कि लाइट रे जो है ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली निकल जाए। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट किया कि इसके परपेंडिकुलर निकल गया। तो इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ABC एग्जाम्पल 2 है कि लाइट रे को इंसिडेंट किया, इससे परपेंडिकुलर बाहर निकले। तो इसमें 2 आएंगे, ये एंगल गिवन होगा तो म्यू निकालना आएगा, और जब म्यू गिवन होगा तो ये एंगल निकालना आएगा, ठीक है। बोलो क्या चाहते हो आप, मैं एंगल ले लूं, यहां पे एंगल मैंने ले लिया 60, तो चलो पूछा है म्यू निकालो। और दूसरा क्या आएगा, आपको म्यू गिवन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या कर रहा है यहां पे, फाइंड म्यू सो दैट एंगल ऑफ इमर्जेंट इज परपेंडिकुलर टू द AC। वो AC के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जो AC फेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये 90 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा 90, ठीक है।
ये एंगल भी 90, यानी ये देखो ये 90 आ गया। ये हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ यूज करें इस पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ। यहां पे भी हमारे पास क्या है, इंसिडेंट कर रहा है 0 डिग्री से। यहां पे जो है, चलो 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ले लूं, या ऐसे भी देख सकते हो, ये 90 डिग्री है, तो 30 90 120 आ गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। जब ये 60 होगा तो ये वाला एंगल आपके पास क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर डाल रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने P बोल दिया, P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। क्या है बच्चे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो क्या आएगा, म्यू ए साइन 60 इक्वल टू म्यू ग्लास, जो हमें फाइंड करना है, इनटू साइन 30 डिग्री। साइन एयर का 1 हो गया, साइन 60 क्या होगा, √3/2, और ग्लास म्यूजी साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, 2 से 2 देखो कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास √3 आ गया, दैट इज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 के इक्वल आ गया। बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, होप सो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आ गया। चलो अब देखो, ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है वो भी देखो, हमारे पास है एग्जाम्पल 3, एक और मैं लेता हूं। यहां पे हमारे पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। यहां पे भी कुछ वैसे ही है, बट इस तरफ मीडियम नहीं है जो पहले हमने लिया था। यहां पे एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करता है, और ये कहता है कि कौन से एंगल से इंसिडेंट करे जिससे लाइट रे का TIR हो जाए ABC इस सरफेस के थ्रू। क्वेश्चन समझ में आया। हमने पहले जो किया था, दूसरी साइड में एक हमने मीडियम ले लिया था, वहां पे एक वैल्यू हमने डाल ली थी, ठीक है। यहां पे वो नहीं है, √2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। ये एंगल मैं ले लेता हूं 30 डिग्री इसका, और यहां पे जो लाइट रे ऐसे आया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो पूछ रहा है आई फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है √2, तो पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस so that the refracted ray undergoes TIR, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनका क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये √2 गिवन है तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, ये ऐसे गया, TIR के लिए क्या कंडीशन है, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, नॉर्मल के साथ ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल साइन सी क्या होता है 1/μ, पढ़ रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल वाले टॉपिक में, वो भी आप देख लेना, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो भी देख लेना। तो साइन सी जो आ जाएगा 1/√2, तो सी यहाँ पे कितना आ गया, ये साइन 45 डिग्री, सी आ गया 45 डिग्री, कहने का मतलब है ये एंगल 45 आ गया, ठीक है। जब ये 45 आ गया, देन हमारे पास क्या होता है I + R इक्वल टू एंगल A, इंप्लाइज I हमारे पास क्या है R1 + R2 होता था, R1 R2 से मैंने कराया हुआ है। R1 देखो ये वाला एंगल है, ठीक है, R1 R2 ये रहा,
45 और ये आ गया 30 डिग्री, राइट। क्या आ गया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म, चलो इसे चेंज करते हैं, 60 में करता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ये हमने 60 लिया, तभी हमारे पास आ पाएगा वैल्यू, नहीं तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, R1 क्या आ गया? 45, 60, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे आ गया 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री आ गया। ये R1 आ गया। जब R1 आ गया तो भाई यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? I फाइंड हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। आपने क्या करना है यहाँ पे? म्यू 1 कितना है? √2 इक्वल टू साइन I, और ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन I इक्वल टू √2 साइन 15 डिग्री। ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, साइन 15 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रिज्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत तरह से जनरेट हो सकते हैं कि जब प्रिज्म को आप लिक्विड में डाल दोगे तब क्या क्या वेरिएशन आएगा, कई जगहों पे डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। आप सीखते रहना कंटिन्यूअसली विदाउट एनी टेंशन। जब मर्जी करें, बस अपना समय वेस्ट नहीं करना है, उसका यूटिलाइज करो। इस उम्र में अक्सर जो है लोग अपने पाथ से डेविएट होते हैं, आपने डेविएट नहीं होना है। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चे।